हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी बीपीडिया। आपके लिए लेके आया हूँ एक सैम्पल क्वेश्चन फॉर ईएसआई एंड एआरडी सेक्शन ऑफ नबार्ड ग्रेड ए फेज 2 डिस्क्रिप्टिव। राइट, हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसके अंदर हम ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये वाला जो वीडियो है उसी की कंटिन्यूएशन में है। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, सो यू बेटर वॉच ऑल दोज वीडियोस एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। राइट, so with this let's start our video with the question of the day. आज का जो क्वेश्चन है हमने ईएसआई के स्टैटिक पार्ट से मोर और लेस लिए है। राइट, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी अब तक देखते आ रहे थे, बिकॉज मे बी स्टैटिक के क्वेश्चन ऑल्दो इतने नहीं पूछे जा रहे डिस्क्रिप्टिव में, बट इट कुड बी आस्क्ड, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दैट आल्सो। राइट, तो कीपिंग दैट इन माइंड मैं आपके लिए आज ये क्वेश्चन लेके आया हूँ विच इज discuss the various types of discuss the various types of inflation in India. How does inflation affects the growth and development prospects of India? Suggest some policy measures to achieve price stability and low inflation in India. हमेशा क्वेश्चन को दो बार पढ़ना है एंड स्पेशली दिस क्वेश्चन में इसके अंदर बेसिकली तीन पार्ट्स हैं, तो हम तीनों पार्ट्स को एड्रेस करेंगे एक एक करके। पहला जो पार्ट है अपना, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड आस्किंग द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। राइट, देन इट इज आस्किंग हाउ डज इन्फ्लेशन अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। इन्फ्लेशन का इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्या कनेक्शन है। देन पॉलिसी मेजर्स टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी एंड लो इन्फ्लेशन इन इंडिया। क्या क्या पॉलिसी मेजर्स सजेशन मांग रहे हो, क्या क्या करे जा सकते हैं और क्या क्या इनफैक्ट आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स दे हैव टेकन ऑलरेडी टेकन टू अचीव दिस प्राइस स्टेबिलिटी एंड लो इन्फ्लेशन। ऑलराइट, हमेशा क्वेश्चन को दो बार पढ़ना है, अच्छे से समझना है क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके बाद आंसर करना है। राइट, ओके, तो वही स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन, यहाँ पर इन्फ्लेशन के बाद आप इन्फ्लेशन को डिफाइन कर दीजिए, दैट्स इट। तो इन्फ्लेशन इज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट, हम सबको पता है इन्फ्लेशन क्या है, सिंपली जब महंगाई होती है एक सस्टेन्ड एक स्पेशल एक पीरियड, एक लेंथ ऑफ पीरियड जो डिफाइंड पीरियड है उसके अंदर देखा जाता है कि कितना प्राइस राइज हुआ है। इन्फ्लेशन रेट इज द परसेंटेज चेंज इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ओवर अ गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर और अ मंथ। ये आपने एक और बेटर डेफिनेशन दे दी साथ के साथ, पहले जनरल दे दी, देन यू आर टेलिंग कि आपको इकोनॉमिक्स की भी समझ है। राइट, दैट इज द व्हाई यू आपने सीपीआई का इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ पर। ऑलराइट, ये एक डिफरेंस होता है एक जर्नलिस्ट में और एक जिसने प्रॉपर प्रिपरेशन करी होगी, हु नोज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। देन इन्फ्लेशन रेट इज वन ऑफ द की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दैट रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड वेलफेयर ऑफ अ कंट्री। राइट, तो इट इज अ वेरी गुड डेफिनेशन। आप यहाँ से डायरेक्टली इन्फ्लेशन के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली पॉइंट्स भी उठा सकते हैं। राइट, ओके, ओके, इंट्रोडक्शन डन। अब आते हैं सीधा सीधा नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। राइट, कितने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, बॉडी स्टार्ट हो गई अपनी। पहला पार्ट था अपना टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, तो सबसे पहले अपनी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती थी कि जब डिमांड साइड इंक्रीज हो जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन है क्या है, सप्लाई और डिमांड, ये बैलेंस जब तक मेंटेन रहेगा इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं उठेगी, लेकिन कोई भी अगर ऊपर नीचे होगा तो इन्फ्लेशन विल राइज और फॉल। तो डिमांड अगर बढ़ती है और सप्लाई लिमिटेड होता है तो चीजें क्या हो जाएंगी, ऑब्वियसली महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेटेड हो जाएंगी। तो दैट इज व्हाट डिमांड पुल इन्फ्लेशन, द इन्फ्लेशन विच इज कॉज्ड बाय द डिमांड साइड इंक्रीज। डिमांड साइड की वजह से इन्फ्लेशन को पुल करना। राइट, इसको पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं यहाँ पर। और so this occurs when the aggregate demand for goods and services exceeds the aggregate supply, leading to a rise in prices. Demand ने inflation को pull करा है। Okay, then this can be caused by factors such as income growth, population growth, fiscal stimulus, monetary expansion, exchange rate depreciation, etc. होती किन किन केसेस में है, लाइक जब पॉपुलेशन बढ़ जाए, एक सिंपल लोगों की इनकम बढ़ने लग जाए। राइट, फिस्कल स्टिमुलस आया, फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने फिस्कल स्टिमुलस को फॉलो किया, तो लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे। नॉर्मली जब अपनी सैलरी भी बढ़ती है बंदों की तो क्या होता है, क्या उनकी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, कहीं ना कहीं वो उतनी नहीं ही रहती है, बिकॉज अब जो है उनकी डिमांड बढ़ने लग जाती है, दे आर नाउ एबल टू परचेज मोर। तो वही चीज है यहाँ पर। ओके, मॉनेटरी एक्सपेंशन, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन की वजह से। राइट, सो ऑल दीज थिंग्स। देन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये कब होता है, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ कॉस्ट होते हैं अपने, मतलब प्रोडक्शन साइड जो इनपुट्स लगते हैं, अगर वो महंगे हो जाए तो उनकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली जब इनपुट या जो महंगा पड़ रहा है तो आगे चीजें आपको महंगी मिलेंगी, इन्फ्लेटेड मिलेंगी, तो कॉस्ट क्या करती है, इन्फ्लेशन को पुश करती है।
ये इनपुट कॉस्ट है वो उसकी वजह से पुश इन्फ्लेशन होएगी। ओके, दिस अकर्स व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस लीडिंग टू अ rise in the prices. See, cost of production increases. Okay, this can be caused by factors such as rising wages, input prices, taxes, tariffs और subsidies etc. राइट, सो ये कार्य हो सकते हैं जब लाइक टैक्सेस बढ़ जाए, आपके जो इनपुट टैक्सेस हैं वो बढ़ जाएं और रॉ मटेरियल ही महंगा हो जाए, वो भी एक रीजन होता है। तो ऑल दिस कॉज पुश इन्फ्लेशन। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कब होगा? जब स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी वो चेंज होने लगे, उसमें इशू हो, उसमें इनएफिशिएंसीज हो, लाइक पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है तो ऑब्वियसली इतनी एफिशिएंसी नहीं निकल के आएगी, प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आएगी, यानी कि आपका इनपुट ज्यादा लगेगा, आउटपुट कम होगा, तो ऑब्वियसली चीजें ज्यादा महंगी हो जाएंगी उसकी वजह से, राइट। सो दिस अकर्स व्हेन देयर आर स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज एंड इनएफिशिएंसीज इन द इकोनॉमी लीडिंग टू अ राइज इन प्राइसेस, राइट। This can be caused by factors such as poor infrastructure, supply chain disruptions, market imperfections, institutional bottlenecks, etc. Okay, so these can be the one of some of the few causes which can cause structure inflation. Okay, next, imported inflation. ये एक different kind of inflation है. You can negate it also, मतलब आप जरूरी नहीं इसको लिखो. You can avoid it also if you want. But जो तीन पहले वाली हैं अपनी डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करना है इनको। इसके अलावा और भी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होती है जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली, स्क्यूफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, राइट। आप चाहो तो उनको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो यहाँ पर, अगर आपके पास परमिट है, कि आपके पास जगह है, आपके पास इतनी वर्ड्स के भी लिमिट आप क्रॉस नहीं कर पा रहे, देन यू कैन इंट्रोड्यूस दैट एज वेल। एक एक लाइन के अंदर आप उन सबको भी लिख सकते हो, स्क्यूफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, राइट, रीफ्लेशन, दीज अ फ्यू टर्म्स। बट आपको जो स्टार्टिंग के जो तीन है, कॉस्ट पुश, डिमांड पुल, स्ट्रक्चर, ये जरूर लिखनी है। ओके, देन कम्स इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन। This occurs when the prices of imported goods and services increase due to external factors, leading to a rise in domestic prices. जब imports आपके महंगे हो रहे हैं, बेसिकली सिंपली आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो और वो आपको महंगे पड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन आएगी, चीजें महंगी हो जाएंगी। जब पीछे से ही महंगी चीज आ रही है तो महंगी बिकेंगी आगे, राइट। दिस कैन बी कॉज फैक्टर्स सच एज ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, राइट। जब क्यों होता है, इंपोर्ट्स महंगे कैसे होते हैं, राइट, काफी सारे इंटरनेशनल ट्रेड की पॉलिसीज चेंज हो जाए। ओके, और लाइक आपको पेट्रोल है, सबसे ज्यादा हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, अगर वो ही महंगा हो जाए ड्यू टू एनी फैक्टर, लाइक वॉर क्राइसिस आती है जब भी मिडिल ईस्ट के अंदर, तो क्या होता है, इंपोर्ट करते हैं जो ऑयल, वो कॉस्टली हो जाता है। तो जब वो कॉस्टली होगा तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन आने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं उसकी वजह से, बिकॉज वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का एक टाइप है, एग्जाम्पल है। ओके, नाउ टाइप पहला पार्ट कंप्लीट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखेंगे इफेक्ट्स जो इन्फ्लेशन के होते हैं ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। पहले हम देखेंगे पॉजिटिव इफेक्ट, फिर देखेंगे नेगेटिव इफेक्ट। ओके, इन्फ्लेशन के हमेशा दो इम्पैक्ट होंगे, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। हमें नॉर्मली हमें नेगेटिव लिखते हैं, पॉजिटिव पे ध्यान नहीं देते, जबकि पॉजिटिव क्या है, एक मॉडरेट और एक लो लेवल की इन्फ्लेशन जरूरी होती है इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तभी क्या होगा, प्रोडक्शन बनी रहेगी, राइट, प्रोडक्शन बनी रहेगी, क्योंकि चीजें अगर थोड़ी सी इन्फ्लेटेड है, इसका मतलब क्या है, डिमांड बढ़ रही है, आपकी डिमांड रहनी चाहिए एक। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा तो इकोनॉमी रन नहीं करेगी। तो एक थोड़े मोटे लेवल पे, एक छोटे लेवल पे डिमांड हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, छोटी लो और मॉडरेट इन्फ्लेशन इज वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। तो दैट इज द पॉजिटिव इफेक्ट। और नेगेटिव इफेक्ट क्या है, ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाए इन्फ्लेशन, तो बहुत वॉलेटिलिटी, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उसकी वजह से क्या, चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो जाएंगी कि परचेजिंग पावर को क्रॉस कर जाएगी, लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। तो जब खरीद ही नहीं पाएंगे तो डिमांड किस चीज की करेंगे फिर वो, व्हेन दे आर नॉट एबल टू परचेज, इफ इट इज सो मच कॉस्टलियर, सो मच इन्फ्लेटेड, राइट। तो वो भी इफेक्ट, दो एक वो एक नेगेटिव इफेक्ट है। ओके, बाकी एक बार देखते हैं। अ मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कैन हैव सम पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सच एज स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड इनोवेशन, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी। इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू, रिड्यूसिंग डेट बर्डन एटसेट्रा, राइट। ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, आप यहाँ से इनको डायरेक्टली अपने नोट्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। Then negative effects. A high or volatile level of inflation can have some negative effects on the economy and society, such as eroding purchasing power, distorting relative prices, creating uncertainty and instability, discouraging savings and investment, worsening income inequality, hampering international competitiveness, etc. Right? तो ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके,
नाउ व्हाट आर द पॉलिसी मेजर्स टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी एंड लो इन्फ्लेशन इन इंडिया? सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो कौन सेट करता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना आरबीआई की अपनी, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, जिसके अंदर सबसे मेजर उनका टारगेट क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना। 2 से 6% का जो ब्रैकेट है इनका, 2 to 6% के अंदर इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखना होता है, राइट? सो वही आपको एक्सप्लेन करना है कि आरबीआई हैज अडॉप्टेड इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क सिंस 2016। 2016 में एमपीसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है with a target of 4% with a tolerance band of +- 2%, राइट? 4% के अराउंड रखनी है, +- 2, तो इट इज लाइक 6% के अराउंड, या फिर 2%, 2 और 6। The RBI has used various instruments such as repo rate, reverse repo rate, CRR, SLR, etc. to regulate the money supply and credit availability in the economy. राइट? ये की रेट्स होते हैं, हम देख चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के की रेट्स हैं, के थ्रू वो प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करने की ट्राई करते हैं। The RBI has been largely successful in maintaining inflation within the target range despite various shocks and challenges. Yes, इकोनॉमी ने फिर भी काफी अप्स एंड डाउन देखने के बाद भी काफी इंडिया की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। However, some limitations of monetary policy include time lags, transmission issues, coordination problems with fiscal policy, etc. कुछ इश्यूज तो है ही, कोऑर्डिनेशन नहीं है फिस्कल पॉलिसी के साथ, बिकॉज कई बार एक चीज और भी इशू है कि लाइक जरूरी नहीं जो रेपो रेट अगर डिसाइड करे तो डाउन में बैंक्स जो है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो वहां पे भी कोई ना कहीं इशू है, राइट? थोड़े मोड़े इश्यूज है, नथिंग्स परफेक्ट। देन फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मेन टूल क्या है फिस्कल पॉलिसी का? अपना बजट। और द गवर्नमेंट ने इनेक्ट करी थी फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम एक्ट है अपनी 2003 टू एंश्योर फिस्कल डिसिप्लिन एंड प्रूडेंस, राइट? आप इसके बारे में लिख सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज यूज्ड वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स सच एज टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, बोरोइंग, सब्सिडीज एक्सेट्रा टू इन्फ्लुएंस द एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड मैनेज द फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट, राइट? यहाँ पर आप फिस्कल पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं। द गवर्नमेंट has also implemented various fiscal stimulus measures to support the economy during time of crisis, right? फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स है बेसिकली सारे के सारे। इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं, लाइक रेवेन्यू शॉर्टफॉल, एक्सपेंडिचर ओवररन, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, फिस्कल डोमिनेंस एटसेट्रा। ये अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, आप यहाँ से इनको टेक आउट कर सकते हैं। और इनकी मीनिंग क्या है, इफ यू वांट दैट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ यू डोंट नो व्हाट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट, फिस्कल डोमिनेंस, आई कैन डू दैट आल्सो, बट यू डू नीड टू राइट दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सर ये एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। ओके, तो देन सप्लाई साइड पॉलिसी। अब अगर सप्लाई जो है, अगर अब सप्लाई जो है अगर वो सही से मेंटेन रहेगा, राइट, तो इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल में किया जा सकता है, राइट? सो गवर्नमेंट ने वही ट्राई किया है कि सप्लाई साइड, कि भाई एक पर्टिकुलर सप्लाई मेंटेन रहे, लाइक पीडीएस सिस्टम है जो गवर्नमेंट का, पीडीएस, मिनिमम एमएसपी, फूड सिक्योर एफएस, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट? इनके थ्रू क्या है कि जो वल्नरेबल सेक्शंस है उनके लिए एटलीस्ट सप्लाई प्रोवाइड करने की ट्राई करी है। ऑब्वियसली कुछ इश्यूज तो है ही, विच इंक्लूड्स इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, लीकेजेस है, करप्शन है, राइट? उसकी वजह से इश्यूज तो डेफिनेटली क्रिएट होते हैं, बट स्टिल ये सारी जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट ने ये सारी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया है, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं टू काउंटर दिस इफेक्ट, राइट? ओके, नाउ नाउ कम्स द कंक्लूजन। तो यहाँ पर आप इन एक पॉजिटिव नोट पे डेफिनेटली कंक्लूड करना है। इन्फ्लेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना दैट हैज मल्टीपल कॉजेज एंड इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक सोसाइटी। Inflation need to be monitored and controlled as an optimal level that balances growth and stability objectives. Inflation controls require a coordinated and comprehensive approach from both monetary and fiscal authorities as well as other stakeholders. हमेशा आप कंक्लूजन के अंदर ना, हमेशा आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो सिंपली जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको यूनाइट कर दीजिए। लाइक इन्फ्लेशन टारगेटिंग में कौन कौन है? आपका आरबीआई है, गवर्नमेंट है, और बाकी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक आपकी जो, उन सबको कह दो कि सबके अंदर एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, सबकी एक पार्टिसिपेशन चाहिए। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए उसके अंदर आप स्टेक होल्डर्स को देख के उनको भी कर सकते हो, लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए कहीं पर, कि लाइक वहाँ पे सिटीजन्स का भी रोल चाहिए, गवर्नमेंट का भी रोल चाहिए, तो वहाँ पे मेंशन कर दो कि भाई सबको मिल के काम करना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी, राइट? तो एक तरीका होता है ढूंढने का कंक्लूजन। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट राइट दैट डाउन, right? So with this we have reached the end of today's video as well, and I need to remind you one more thing, which is this phase 2 test series. अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, and mind you are doing a big mistake, because the best way to prepare for any competitive exam, I should say, is through test। आपको मॉक टेस्ट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी प्रिपरेशन का।
इसके बिना आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली इनकम्प्लीट है। आप सिर्फ पढ़ के चले जाएंगे और टेस्ट नहीं लिखे जाएंगे ना, तो बात नहीं बनेगी। और ये वाला जो लास्ट के स्पेशली 10-11 डेज है आपके, इस टाइम तो आपको डेफिनेटली टेस्ट के ऊपर पूरा जोर देना है। अब वो कैसे करना है क्या, आई एम ब्रिंगिंग अ सेपरेट वीडियो टुडे आल्सो ओनली, जहां पर आपको ये बताऊंगा कि अब आपको टेस्ट कैसे कैसे लगाने हैं, राइट, वेयर आई विल बी टेलिंग यू द लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी। बट इनसे आपको इतना बता दूं कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अभी पीडीए ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है, विच इज द फेज 2 टेस्ट सीरीज। एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस टेस्ट सीरीज इज कि एग्जैक्टली डिस्क्रिप्टिव थ्रू कीबोर्ड है। जैसे रियल टाइम सिनारियो में आपके सामने जब एग्जाम आएगा, जो वहां पर जो पैटर्न होगा कीबोर्ड के थ्रू टाइप करने का, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे ये टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। तो यू कैन गो, रजिस्ट्रेशन लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करके आप उनसे रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। बट आप, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, मैं एक एडवाइस दूंगा, बेसिकली रिक्वेस्ट की बजाय एडवाइस कहेंगे, कि आप जितना जल्दी हो सके टेस्ट सीरीज को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज एक तो बहुत अफोर्डेबल भी है ये, और दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब कोई कमी नहीं छोड़नी। अब फेज 2 के बारे में एक चीज नहीं छोड़ के जानी है आपको, पूरी तैयारी के साथ जाना है, पूरी फुल प्रिपरेशन के साथ जाना है, राइट। तो विद दिस आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड आई सिंसियरली होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी अभी तक। अगर नहीं चल रही तो बकअप, राइट। अब बैठने का, अब बैक फुट पे बैठने का टाइम नहीं है, फ्रंट फुट पे आके खेलने का टाइम है, राइट। सो विद दिस आई विश यू बेस्ट ऑफ लक अगेन, until our next video, take care and bye bye.